नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लेक्चर समरीज में। यूपीएससी पावर पैक की हमारी जून बैच के आज हमने 6th लेक्चर कंडक्ट किया। आज का जो हमारा छठा लेक्चर कंडक्ट हुआ वो आपके सामने है। 10 मिनट में आपके साथ उसकी समरी शेयर करूंगा। फंडामेंटल राइट, मौलिक या मूल अधिकार भाग 2 हमने आज कवर किया। आप सभी जानते हैं यूपीएससी पावर पैक कोर्स अपने किस्म का 150 लेक्चर्स प्लस पावर ऑफ 10 एडिटोरियल सीरीज प्लस मॉक टेस्ट सीरीज का अद्भुत कोर्स है। एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस यू वुड पे अदरवाइज, यू कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी राइट एट योर होम विथ मी। सारी क्लासेस मैं लेता हूं। अद्भुत कोर्स है, सैकड़ों बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। आज क्या एनरोल करें, लिंक्स नीचे हैं। स्वागत है आपका। ये है हमारे 150 लेक्चर्स। तो आज हमने फंडामेंटल राइट का हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट किया। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फंडामेंटल राइट में बारीकियां इतनी हैं कि आपको उन बारीकियों में अंदर तक जाना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हमने इन आर्टिकल्स पर बहुत स्पेसिफिक एनालिटिकल इनपुट्स दिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर वगैरह तो हम करवाते ही हैं, इस तरह के चार्ट जिसमें फंडामेंटल राइट की पूरी कहानी थी, संविधान का पूरा ढांचा, यूडीएचआर। कल मैंने आपके साथ ये चार्ट डिस्कस किया था। बहुत ही यूजफुल चार्ट है जिसमें आप सारे फंडामेंटल राइट्स का कैटेगराइजेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं। पूरा कोर्स हमारा हिंदी इंग्लिश में है, स्टडी मटेरियल भी हिंदी इंग्लिश में एक साथ देते हैं। तो हमने सबसे पहले अनुच्छेद 12 से शुरुआत की। आपको याद है मैंने कहा था कि अनुच्छेद 12 जो है बड़ा मजेदार है, क्योंकि इसमें स्टेट की परिभाषा को लेकर ही बहुत जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स समय समय पर हुए हैं। तो भारत की जुडिशरी ने समय समय पर स्टेट की क्या डेफिनेशन है उसको बहुत समझाया है। और इंटरेस्टिंगली हमारे संविधान बनाने वालों ने अदर अथॉरिटी शब्द डाल दिया था। वो शायद इसीलिए डाला था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्य प्राधिकारी होमवर्क वो छोड़ के गए कि अब तुम बेटा थोड़ी मेहनत करो, सारी हमसे ही करवाओगे क्या। और इसलिए स्टेट की परिभाषा में बहुत सारी चीजें बाद में ऐड होती चली गई। इस पे 2-3 बार प्रीलिम्स में तो सवाल ऑलरेडी बन भी चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये स्लाइड दिखाई थी। और स्टेट की डेफिनेशन समय के साथ बहुत चेंज हुई है। कौन कौन से एलिमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस उसमें कवर होंगे, कौन कौन सी कंपनियां कवर होंगी, इस पे बात हुई है। इस साल एक सवाल इस पर आ गया था, लोगों को डाउट भी था, लेकिन अल्टीमेटली इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, नेशनलाइज बैंक हो, एयरलाइन कॉर्पोरेशन अब तो बिक गई। तो जितनी बिक गई वो तो खत्म हो गई, पर जो बिकी नहीं है वो राज्य में आएंगी। फिर हम आर्टिकल 13 की तरफ बढ़े। आर्टिकल 13 के बहुत सारे एनालिटिकल इनपुट्स देने थे। आप जानते ही हैं इंदिरा गांधी जी ने एक संशोधन लाके 1971 में आर्टिकल 13 को सजाए मौत सुना दी थी। और वो ये है 13(4). इंदिरा जी एक कानून ले आई थी, मतलब अमेंडमेंट लाई थी कि आर्टिकल 13 में जो 1, 2, 3 में लिखा है संशोधनों पे लागू नहीं होगा। तो अब तो इंदिरा जी को एक संशोधन ले आएंगी कि ये आर्टिकल 13 है ही नहीं, तो वो नहीं ही होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। इसको लेके ही सारे झगड़े हैं। तो आर्टिकल 13 जो है वो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं और इससे जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो सुप्रीम है बाकी चीजों पर। और कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर गलती से भी इसके खिलाफ जानबूझ के कोई कानून नहीं बना सकता। ये बात ये आर्टिकल बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है। उसके बावजूद इंदिरा जी ने वो कानून बनाया। अब उसका हश्र भी आगे हम देखेंगे। और ये आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू के लिए कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन का काम भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उसके अलावा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है नहीं। और बहुत सारे हमारे अनुच्छेदों में जुडिशियल रिव्यू की पावर फ्लो होती है, केस लॉ से भी फ्लो होती है। ये जो मेजर केस लॉज हैं, इस पे एक पूरा लेक्चर आगे है जिसमें मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाया है। आप कोर्स ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदा होगा। एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टन आप बल्ले बल्ले करके निकलोगे पूरा कोर्स कंप्लीट करके। एग्जाम में भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आएगा। सज्जन सिंह केस हो 65, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को बदल सकती है, सोचिए। या गोलकनाथ केस 1967 हो,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि अमेंडमेंट का मतलब लॉ होगा और इसलिए सज्जन सिंह केस को खारिज किया जाता है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो इंदिरा जी तुरंत 24th अमेंडमेंट ले आई, जिससे उन्होंने ये 13(4) क्लॉज ऐड कर दिया। अभी दिखाया था ना कि अमेंडमेंट पे लागू नहीं होगा। आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या संसद इस तरह से नए कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को खत्म कर सकती है? उसका उत्तर है हाँ, कर सकती है। प्रणब मुखर्जी ने भी किया था ना 2012 में, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का कानून लाए थे ना, वोडाफोन को और बाकियों को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, उस राहत को नलीफाई करने के लिए कानून लाके रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा, फिर सारी दुनिया में केस हार गई भारत सरकार और 2022 में खत्म करना पड़ा फाइनली 21 में उसको। उसके बाद केशवानंद भारती मामला आया, जिसमें यह कहा गया कि 24th अमेंडमेंट तो सही है, लेकिन पैरेलल में मूलभूत ढांचा सिद्धांत आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये जो संविधान हमें मिला है, यतो धर्मस्ततो जय, इसके मूल सिद्धांतों से छेड़खानी हम किसी को नहीं करने देंगे और उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मतलब अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये तो छोड़िए, यहां तक कि 9th शेड्यूल भी फाइनली कोल्हो मामले में साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम उसका भी रिव्यू करेंगे। इससे जुड़ी जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ सिविरेबिलिटी यानी ग्रहण सिद्धांत और विच्छेदनीयता सिद्धांत, ये भी हमने बच्चों को अच्छे से आज पढ़ाया। उसके बाद हम आ गए आर्टिकल 14 पर। ये सारी 10-10 मिनट की समरी वीडियोस में आपको बता रहा हूं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। आप भी अगर हमारे कोर्सेस नहीं ज्वाइन करें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी अप्रोच में इन चीजों को रखें, आपको फायदा होगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत गहराई से हमने पढ़ाया। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, इक्वल्स एंड अनइक्वल्स का क्या मतलब होता है, और भारत में क्लास लेजिस्लेशन नहीं होता है, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन और अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, इस पे बारीकी से बात हुई। ये सब बहुत अच्छे से हमने समझाया, तकनीकी है पूरा। तो बेसिकली भारत में ये सब जो लंबी चौड़ी कहानी, उसका सार ये है कि आर्टिकल 14 इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉ। सेम सर्कमस्टांस के लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना इलीगल है और डिफरेंटली सर्कमस्टांस लोगों को सेम ट्रीट करना इलीगल है। इक्वल्स को अनइक्वल्स और अनइक्वल्स को इक्वल नहीं ट्रीट किया जा सकता। आर्टिकल 15 पर आए, आप जानते ही हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, साथ ही साथ स्टेट को वो ताकत जिसमें वो एफर्मेटिव एक्शन कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है, SC ST विमेन चिल्ड्रन SC BC सबके लिए। EWS नहीं है इसमें, कहीं भी इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन की बात ही नहीं है संविधान में, वो 2019 में आई थी। तो इसको पूरा बारीकी से, फिर अब रिजर्वेशन का मुद्दा हमने उठाया कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, क्यों है, कैसा है, और पंडित नेहरू पे जो आते ही, सरकार बनाते ही जो दबाव पड़ा था 1951 में, वो ये इंटरिम सरकार का दबाव है, उस वक्त तक राज्यसभा बनी नहीं थी, और 3-4 दबाव एक साथ आ गए थे। सबसे पहला ये कि लैंड रिफॉर्म्स वगैरह में दिक्कत आ रही थी कोर्ट से, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था फंडामेंटल, तो उसमें दिक्कत आ गई लैंड एक्वायर करने में। दूसरा, SC ST रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारी जगह, खासतौर पर मद्रास में ब्राह्मण महिला ने चैलेंज कर दिया था, तो उसको बचाना था। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए कुछ बंदिशें लगानी थी, वेरी अन नेहरू काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन ये सब करने के लिए पहला संशोधन तुरंत ही आ गया था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बीच का अंतर समझाया गया, किस प्रकार से होता है, और इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन को हटाए बिना इक्वालिटी की बात करना बिल्कुल बेकार है। जस्टिस आए बिना बाकी के तरीके खराब ही रहेंगे, टेम्पररी ही रहेंगे। कास्ट सेंसस क्या है, भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं, इस पे बारीकी से बात हुई। इंदिरा साहनी मामला समझाया गया 92 वाला, क्रीमी लेयर की डिबेट वगैरह। फिर आर्टिकल हम 16 पर आ गए, और इसमें भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और खास तौर पर प्रमोशंस के रिजर्वेशंस को लेके बात हुई। तो इसके अंदर काफी सारे दूसरे चीजें निकलकर सामने आई, और भारत में आरक्षण के कुल कितने प्रावधान हैं वो सारे एक जगह लिस्ट करके हमने बताया। उसके बाद हम आगे बढ़े, और सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया कि जो नॉर्मल लॉजिक होता है रिजर्वेशन के खिलाफ कि इट इज अ मेरिट किलर,
वो तर्क गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ऐसा क्यों बोला? हिंदू केस एडिट का मैंने ये पूरा एनालिसिस दिया था। फिर हम आर्टिकल 17 पर अनटचेबिलिटी एबॉलिशन पर आए कि कैसे एक आर्टिकल देने मात्र से भारत में अनटचेबिलिटी तो खत्म ही नहीं हुई, और इसीलिए 55 में भी कानून लाना पड़ा, 89 में भी कानून लाना पड़ा, उसमें संशोधन भी करने पड़े और उससे जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम। सो द बैटल फॉर ह्यूमन डिग्निटी कंटिन्यूस, वो खत्म ही नहीं हो रही है, बैटल चलती चली जा रही है। इसके ऊपर काफी बातें हुई, इंटरनेशनल स्कॉलर गेल ओंगवेट पे भी बात हुई। आर्टिकल 18 पर आए जिसमें एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात थी। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो नेचुरली यहां पर तो एक ही केस आना है। सबसे बड़ा केस जो सबसे पहले पॉपुलर हुआ, श्रेया सिंघल का केस, वो हमने अच्छे से लिया। और कौन कौन से मैटर्स में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सब पे बात हुई। तो फिर वहां से सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, पूरा देखा। और सुप्रीम कोर्ट भौचक्का रह गया जब 2021 में उसको बताया गया कि 66A में आज भी एफआईआर होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला खत्म करो वो सब, क्योंकि ये हमने 10 साल पहले कानून खत्म कर दिया है। मेरा भारत महान। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। बहुत सारी दूसरी बातें भी साथ में होती हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी शनिवार को ही प्लान्ड है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम कराते जा रहे हैं पैरेलल में, 700 से 800 क्वेश्चन इस कोर्स में, 700 to 800 क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड रहेंगे। मेंस के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए ही हैं कि ये हम पैरेलल में करवाते ही चले जा रहे हैं। तो देरी किस बात की, आज के आज ज्वाइन करें दोस्तों, और अपने करियर को, अपनी प्रिपरेशंस को एक बढ़िया बूस्ट दें। आपसे मैं सोमवार को मिलूंगा हमारे सेशन 7 की समरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।